जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सिलेबस सबसे पहले खत्म कीजिए। को चार्ज चाहिए, कूलम्ब में चाहिए, लेंगे साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहूँगा। आशा करता हूँ बाकी जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायो हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। अगर नहीं अभी तक सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सिलेबस सबसे पहले ख़त्म कीजिए। सबसे पहला टारगेट वन शॉट वीडियो देख के अपना सिलेबस ख़त्म करिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में जोड़ लिखिए, जो भी चैप्टर आपको भारी लग रहा है वो पूछिए, मैं उस पर वीडियो जोड़ लाऊंगा, है ना। आज हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी को वन शॉट में बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर, सब A to Z। साथ साथ इसका नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी आखिर रियलिटी में होता क्या है? रियलिटी में आईसीएसई बोर्ड में जब इसका चैप्टर का नाम देखिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझिए फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें करंट पास कर रहा है, यानी करंट क्या है तो चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी से ही करंट आएगा। इलेक्ट्रिसिटी यानी इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी इसमें बिजली जा रहा है ना। क्या जा रहा है? बिजली। वैसे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से ही करंट आता है, करंट। तो इस चैप्टर का नाम रियलिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, करंट है। करंट आखिर में होता क्या है? करंट का मतलब होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस ठीक है फ्लो हो रहे हैं, लेकिन रेट जब उसमें लग जाता है ना, रेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ऐसे ऐसे, वो टाइम के अपेक्षा पे, टाइम से कंपैरिजन करके जब हम निकालते हैं कि 1 यूनिट टाइम में चार्जेस कितना फ्लो हुए, 1 यूनिट टाइम में चार्जेस कितना फ्लो हुए, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट क्या है? तो चार्ज पर यूनिट टाइम। जब कोई चार्जेस दिए हुए समय में 1 यूनिट टाइम में कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, यानी करंट कितना होगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर समझ में? तो क्या होता है करंट? क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब दिए हुए 1 यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी कंडक्टर से, है ना। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉरी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का यूनिट क्या होता है? आई यानी करंट। करंट को आई से दर्शाया जाता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। और क्यू यानी चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ? एम्पियर इक्वल टू करंट का यूनिट एम्पियर और कूलम का किसका यूनिट है? चार्ज का। और टाइम का यूनिट सेकेंड, है ना। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पर जो ये चार्ज फ्लो होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है? जब भी चार्ज इसमें फ्लो होता है तो उसका कोई डायरेक्शन पता है हम लोगों को? हाँ, डायरेक्शन पता है। वो हम लोगों ने बहुत पहले से ही कॉन्वेंशनली ऐसा मान रखा है, कॉन्वेंशनली ऐसे हम लोग मान रखे हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। इसीलिए मैंने लिखा है कॉन्वेंशनली ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट। अगर मान लीजिए ये एक कोई कंडक्टर है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट किधर जाएगा? करंट इधर आएगा। आई जो होगा इस साइड आएगा, है ना। ये उल्टा फ्लो होता है। कौन? करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आई जो होता है, आई करंट जो होता है, कि वो स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर एक दिक्कत क्रिएट होता है, प्रॉब्लम आता है। क्या कि हम लोगों ने बोला करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का बात यहाँ पर करते हुए हैं। और स्केलर और वेक्टर को सबसे पहले समझते हैं। करंट स्केलर है कि वेक्टर, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ ले करंट और स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। स्केलर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो। जैसे हमने बोला कि मैं 4 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, तो 4 किलोमीटर मैंने मैग्नीट्यूड बताया, कितना किलोमीटर? 4 किलो, 5, 10, जितना भी।
हम बोले कि 4 किलोमीटर हम नॉर्थ डायरेक्शन में चल के आ रहा हूँ, मैं जो हूँ 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल के आ रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि हम तो 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड बोल ही रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड बोल ही रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं, साथ साथ हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में चल के आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है ना, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि यहाँ से ऐसे इधर से करंट आया, इधर से इस साइड से 3 एम्पियर आया, इस साइड से 4 एम्पियर और ऊपर साइड से 1 एम्पियर। तो यहाँ पर जब आएगा जंक्शन, ये जो पॉइंट है जहाँ पे करंट आके मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन, जे से डिनोट किए हैं। तो वहाँ पे जब मीट होके जब निकलते हैं बाहर तो इन सब का सम होता है 4, 3, 7, 7 और 1, 8, यानी टोटल जो है करंट कितने निकलेंगे इस वाले वायर से, यहाँ से, तो 8 एम्पियर का। तो ये इसका डायरेक्शन होने के बावजूद हम इसको वेक्टर की तरह सम नहीं कर रहे हैं, हम इसको नॉर्मली जैसे हम लोग सम करते हैं वैसे कर रहे हैं। इधर मान लीजिए 8 एम्पियर आया, इधर 4 एम्पियर आया और उधर 1 एम्पियर था, 8, 4, 12 और 1 13 एम्पियर हो जाता। तो वेक्टर सम हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होने के बावजूद, ये एक्सेप्शन में रखिए कि डायरेक्शन होने के बावजूद ये करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और नॉन ऑफ दिस, तो आप क्या लिखिएगा। अभी 10th क्लास के लिए आपको जानिए कि करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। बाद में आपको बताना, आगे क्लास में पढ़िए, करंट जो होता है ना ही स्केलर होता है ना ही वेक्टर होता है, वो डेंसर क्वांटिटी। उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, बस याद रखिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है पक्का। ये बीच वाला जंक्शन, अब यहाँ पर जंक्शन का मतलब मैंने बताया कि जितना करंट आएगा, जितना करंट इधर से आएगा उतना ही निकलेगा। अगर 10 हम भेजेंगे तो 10 निकलना ही है ना। तो वही यहाँ पर लिखा एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ड इक्वल टू नेट आउटवर्ड आई, आई यानी करंट। एमीमीटर, अब यहाँ पर एक और वर्ड आ जाता है कि एमीमीटर, करंट को कैसे मापा जाता है। सर्किट यहाँ पर मान लीजिए है, सर्किट यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है, ये मैंने स्विच लगाया है ऐसे, ये सर्किट है, यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है। तो एमीमीटर को कैसे इससे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, या तो एमीमीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो एमीमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। एमीमीटर जो है, एमीमीटर यहाँ पर, एमीमीटर इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। अगर करंट को मापना हो, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो एमीमीटर है ना। एमीमीटर का यूज किया जाता है करंट को मापने के लिए। वो कैसे कनेक्टेड होता है, तो सीरीज में कनेक्टेड होता है। उसके बाद इसका रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस बहुत लो होता है। ये सीरीज पैरेलल क्या है, साथ में सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, फिर रेसिस्टेंस क्या है, इसको रेसिस्टेंस जानेंगे हम लोग। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, in 1 second. 1 ampere is defined as when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, इसको ये उसको 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग सीख लें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ए, अगर मान लीजिए इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन टी सेकेंड देन फाइंड आई। अगर मान लीजिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी तक जाता है टी सेकेंड में, तो आपको करंट निकालना है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। अब हम लोग को I फाइंड आउट करना है, तो हमको Q पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N। अब हमको चार्ज चाहिए, कूलम्ब में चाहिए, कूलम्ब में। और ये जो चाहिए चार्ज किस में चाहिए हमको, कूलम में। ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे। ऐसे नहीं कि ये ऐसे लिख देंगे NE और बाई टी, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे N और E, इस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना। तो N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई ये कूलम हो गया, और टाइम T। ये हुआ आपका कितना, ये निकला आपका I। ये हुआ करंट जब N इलेक्ट्रॉन किसी
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तब करंट इतना आता है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो करंट किधर आएगा, बी से आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो करंट किधर आएगा, बी से आएगा। अभी हम लोग को बताएं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स, इन तीनों के बारे में ध्यान से पढ़ना है कि कंडक्टर्स में चार्ज के बारे में क्या होता है। कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि लार्ज नंबर फ्री चार्ज, कंडक्टर, इसको कंडक्टर कब बोलेंगे, जब इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर करने का मतलब साइंस की भाषा में क्या बोला जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। वहीं पर इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम है। अब यहाँ पर जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा हमारा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में कॉपर सिल्वर, वहीं पे इंसुलेटर में बहुत कम होता है चार्ज, बहुत कम, इसीलिए चार्ज कम है, इसीलिए करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में? वहाँ पर चाहिए सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या है, सेमी कंडक्टर जो है वेरी, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है कि सेमी कंडक्टर में जो फ्री चार्ज हैं, जो फ्री चार्जेस हैं किसी भी कंडक्टर में, तो ये सेमी कंडक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो फ्री चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं, कभी कम कभी बेसी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। तो वो कैसे, वेरी फ्री चार्जेस, वो कैसे, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कभी कम भी कर सकते हैं, कभी ज़्यादा कर सकते हैं। किसमें, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में क्या आएगा, ये गैलियम जो आता है, जो ग्रुप नंबर 14 में आएंगे ना, जो ग्रुप नंबर 14 में आएंगे वो आएंगे सेमीकंडक्टर में, है ना। तो यहाँ पर फिर लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, जब ये इसमें फ्री चार्जेस अगर सेमीकंडक्टर में हमको बढ़ाना है, अगर हमको सेमीकंडक्टर में फ्री चार्जेस बढ़ाना है, उसको कंडक्टर के रूप में बनाना है, ये है सेमीकंडक्टर। इसको अगर हम कंडक्टर में बनाना चाहते हैं तो इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इम्प्योरिटी। और अगर इसमें हमको इसको इंसुलेटर बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको प्योर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, प्योर कर देंगे। इम्प्योर कुछ अलग अपने से सब्सटेंस डालेंगे ताकि वो इम्प्योर हो जाए। हाँ, तो अब यहाँ पर इम्प्योर जब हो जाएगा तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, जब प्योर होगा तो उसमें फ्री चार्जेस की संख्या कम होंगी, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, इम्प्योरिटी डाल के, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंट्रोल, है ना। ये सारा इस स्लाइड का आपको, ये वाला जो स्लाइड दिख रहा है इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो चार्जेस, उसका क्या होता है, करंट का फॉर्मूला चार्ज बटा टाइम, यानी I = Q/T। उसको 1 एम्पियर करंट का जो होता है यूनिट 1 एम्पियर, और चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड। नोट, इसमें क्या नोट करना है कि डायरेक्शन जो करंट का होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है तो करंट उधर जाएगा। वो I क्या है, करंट का है एक स्केलर क्वांटिटी। अभी तक जानिए कि स्केलर क्वांटिटी है, वो जितना इनवर्ड आई आएगा, जितना अंदर हम लोग करंट डालेंगे उतना ही बाद में बाहर भी करंट आएगा। और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज कर करंट मापा जाता है, तो एमीमीटर का यूज करके उस ये इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा करंट, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर माने। कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स यानी जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस ज्यादा हो, इंसुलेटर जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कम हो। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें फ्री चार्ज जो होते हैं कम, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कैसे, क्योंकि हम ही कंट्रोल करते हैं। अगर हम उसको लार्ज नंबर फ्री चार्जेस अगर कंडक्टर बनाना है तो हम उसको इम्प्योर कर देंगे, इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फ्री चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। और उसको प्योर कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्योर जितना ज़्यादा हो जाएगा चार्जेस का संख्या कम हो जाएगा, है ना। तो ये उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में ग्रुप 14 के एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। हाँ, हो गया ये आपको अच्छे से ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक। तो आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें दो टॉपिक हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब इसको ध्यान समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है रियलिटी में। अच्छा, डिफरेंस, इसमें एक वर्ड दिया, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए आप बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं, यहाँ पर बहुत ऊंचा पे खड़े हैं, आपका दोस्त नीचे खड़ा है, तो आपके और उसके में क्या चीज़ का अंतर है, ऊंचाई का अंतर है, हाइट का अंतर है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ छोड़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ना ऊपर।
वो किधर से, हायर से लोअर आएगा। यानी अगर आप गेंद लिए हैं मान लीजिए, उसको छोड़ते हैं तो वो ढूल के कहाँ आएगा, उसको ढूल के कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी आप जैसे भी समझिए कि अगर इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी कम है, तो पानी कभी भी नीचे से लोअर जाएगा, क्यों, हायर से लोअर जाएगा, हायर से लोअर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। वैसे ही समझिए पोटेंशियल डिफरेंस में भी वैसे कॉन्सेप्ट आता है कि करंट जब भी फ्लो होता है, करंट जब भी फ्लो होता है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है ना। वही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला उसको अच्छे समझेंगे, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से दर्शाया जाता है। वैसे ही समझिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जैसे हायर से लोअर, हायर से लोअर मतलब समझिए 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है। ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और ये पॉइंट का 5 है। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का। तो करंट किधर से किधर, इधर से इधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा भी से, डेल्टा भी से डिनोट किया जाता है। उसका यूनिट होता है वोल्ट। अब मान लीजिए हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1, और ये पॉजिटिव और ये चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं 1 कूलम। और 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम ले जाते हैं। ध्यान समझिए पोटेंशियल डिफरेंस हम बता रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले या +1 कूलम बोले दोनों सेम है, ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जा रहे हैं। और ए से बी पॉइंट तक ले जाने में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करता है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब ए पॉइंट से बी पॉइंट लेता है तो वो उसको यहाँ से यहाँ मूव करने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन होता है फ्रॉम मूविंग ए टू बी, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point, from one point to another point is called पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से डिनोट करते हैं। और डेल्टा भी यानी हम लोग बोले, अभी क्या बोले, डेल्टा भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन। और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, उसी को हम लोगों ने क्या दर्शाया है, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा भी उसका क्या हो जाएगा, वर्क डन का किसे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से, और चार्ज को क्यू से। इसका यूनिट दिया हुआ है कि डेल्टा भी को वोल्ट से और डब्ल्यू को जूल से, क्यू को कूलम से। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोलिएगा वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, from one point to another point, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट के नाम से। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव किए, ठीक है। यहाँ पर वाई से हम लोग एक्स पॉइंट की तरफ मूव किए। अब यहाँ पर हम लोगों को ये हम लोग फार्मूला पढ़ें कि यहाँ से अगर पोटेंशियल निकालना है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, तो डेल्टा भी से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से जब डिनोट करना होता है तो हम लोग तो ऐसे तो लिखते ही हैं कि डेल्टा भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। लेकिन इसका बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, रियल फार्मूला, वो कहाँ से आता है, तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से गया है, ए से बी पर गया है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, कहाँ से वर्क कहाँ से हुआ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और नीचे Q। कभी भी हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटा है, तो VV माइनस VA इक्वल टू W वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और उसके बाद चार्ज डिवाइड किए हैं। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये वाला रियल फार्मूला है ना, ये रियल फार्मूला, और यहीं से सब निकला है, यहीं से ये सारे फार्मूला। अब इसी पे अगर मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिए कि जैसे कि मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट से हम -3 कूलम चार्ज को बी पॉइंट पे ले गए, ठीक है।
और आपको बी ए पूछा गया है, भी ए यानी इस जगह का पोटेंशियल कितना है, और दूसरा पोटेंशियल दिया हुआ है भी बी का पोटेंशियल, और यहाँ से यहाँ चार्ज को ले जाने में इतना वर्क डन हुआ, तो इसको निकालिए। सिंपल सा बात है, हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, भी ए भी बी माइनस भी ए इक्वल टू वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक वर्क डन कहाँ से हुआ, ए से बी, तो ए टू बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, कूलम्ब। तो चार्ज कितना है, चार्ज -3, तो माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, हो गया। और भी बी का पोटेंशियल कितना है, भी बी का है 50 और माइनस भी ए नहीं दिया हुआ है, यही पूछ निकालना है हम लोग को। और यह वर्क डन कितना दिया है 30, और ये चार्ज कितना है तो -3, तो -3 लिख दिया। अब ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस भी ए इक्वल टू, इसको जब काट देंगे तो -30, इधर क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। उसके बाद जब ये 10 इधर भेज देंगे हम तो +10 हो जाएगा, -10 है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा भी ए, यानी भी ए जो है, भी ए यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना वोल्ट आया, 60 वोल्ट। यहाँ का जो पोटेंशियल है भी ए का वो कितना आया 60 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल कितना था 50 वोल्ट, और यहाँ का यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यहाँ कितना आया 60 वोल्ट आया ना। तो 60 वोल्ट से अभी मैंने बताया था पिछले कुछ ही देर पहले कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हमारा करंट फ्लो करता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि ये तो था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर मान लीजिए हम लोग पूछ दिया गया कि मान लीजिए एक पॉइंट है और वहां का सिर्फ हमको पोटेंशियल चाहिए, हमको 2 पॉइंट का नहीं चाहिए, हमको एक ही जगह चाहिए, तब क्या करेंगे, उसी वही वाला टॉपिक आ जाता है फिर नया टॉपिक, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना। फिर से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब हमको निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ का निकालना है तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि मान लेते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे। तो वर्क डन ऑन यहाँ पर इस चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, यहाँ इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका। सिंपल सा बात है। वो जो दूसरा पॉइंट होता था, 2 पॉइंट होता था ना कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो यहाँ तो एक ही पॉइंट है, तो हम अपने से एज्यूम कर लिए हैं, इसको हम लोग एज्यूम कर लिए है ना, एज्यूम कर लिए हैं अपने से कि इन्फिनिटी से मान लेते हैं ला रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ें कि मान लीजिए इस यहाँ का पोटेंशियल हमसे पूछ दिया गया, तो कैसे, अभी हम लोग ये पढ़ें कहाँ से कहाँ हम लोग को निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो फाइनल पोटेंशियल इसका निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, भी ए हम लोग क्या लिखेंगे, वी ए बाई भी बी लिखेंगे। यहाँ का पोटेंशियल चाहिए तो उसको फाइनल वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्क डन कहाँ से, इन्फिनिटी से ए तक डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ पर भी ए का हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी बी है ना, हम लोग इन्फिनिटी का ये जो बी पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट नहीं, हम लोग इन्फिनिटी मान के चलते हैं, समझिए यहाँ पर इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट को हम लोग मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं हमेशा ऑलवेज कि इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑलवेज हम लोग 0 मान के चलते हैं ना, तो यहाँ का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वर्क डन, यहाँ पर W को मूव कराने में ये क्या हो जाएगा, उसका वर्क डन बाई Q। तो ये क्या फॉर्मूला निकल के आया, यहाँ पर पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या निकल के, इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट कुछ भी पॉइंट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना। तो अब हम लोग आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे जो कि है ओम्स लॉ। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना, अच्छे से एकदम ध्यान मगन होकर पढ़ना, है ना, एकदम कंसंट्रेशन रख के, क्योंकि हर बार इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आपने इसको छोड़ के गए, इसको नहीं पढ़ के गए, तो समझ जाइएगा आप मार्क 3 से 4 मार्क खो देंगे। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना,
आते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ को समझने से पहले ये वाला पहले केस समझिए। मान लेते हैं कि इधर वाला एक प्लेट है जिस पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी हम लोग ने दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 10 वोल्ट। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी सीखें कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आता है। करंट जो है हायर पोटेंशियल से, यानी करंट यहाँ से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर जाएगा। करंट कहाँ से आएगा? इधर से इधर जाएगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इधर 10 है इधर 0 है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट उसके अपोजिट जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है। 0 वोल्ट से 10 वोल्ट जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट जाता है। जैसे समझिए यहाँ पर माइनस चार्ज होगा और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो किसके तरफ जाएगा? इसके तरफ जाकर अट्रैक्ट होगा, है ना। तो इधर जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। उसके जस्ट अपोजिट जाता है करंट, ठीक है। दूसरा केस, अब ये है केस 1 और ये है केस 2। केस 1 आप लोग समझ लिए कि इधर एक प्लेट है और एक इधर प्लेट है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। दूसरा केस में 20 वोल्ट का है और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जहाँ पे ज़्यादा, ये प्लेट पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट बनेगा। यहाँ पर 20 वोल्ट है, यानी यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज होंगे ज़्यादा वोल्ट होगा, ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा वोल्ट होगा, और ज़्यादा वोल्ट होगा तो ज़्यादा करंट होगा। यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा वोल्ट होगा। अब यहाँ पर 10 वोल्ट था, यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर वहीं से निकल के आता है कि जब वोल्ट ज़्यादा हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तभी करंट भी ज़्यादा होगा। वहीं से निकल के आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ठीक है। और ये कब तक चेंज नहीं होता है? जब तक कि टेम्परेचर जो हो कांस्टेंट हो। दो चीज, एक तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, साथ साथ दूसरा कोई फिजिकल कंडीशन, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो फिजिकल कंडीशन, हीट, वो जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। दो कंडीशन, सबसे पहला टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, दूसरा आपका फिजिकल कंडीशन सेम रहना चाहिए। तभी जो होगा ये डेल्टा जो होगा हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। उसका ग्राफ यहाँ पर देखिए, ये है डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है I। ये करंट नीचे है, उधर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं करंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है ना। ये क्या किसका ग्राफ हो गया कि डेल्टा V और I के बीच का ग्राफ कैसे होता है? तो ऐसे होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है, ठीक है। ग्राफ पूछता है तो इस पे ध्यान दीजिएगा, आ सकता है। अब यहाँ पर अब हम लोग आते हैं किस पे? भी यहाँ पर एक फॉर्मूला, डेल्टा V जो होता है I के प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हट के इक्वलिटी का साइन लगता है तो उस कांस्टेंट के लिए क्या आ जाता है? रेसिस्टेंस आ जाता है। और रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी कंडक्टर के लिए क्या होता है? गिवन कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी कोई एक कंडक्टर है कॉपर, तो उसके लिए वो क्या होगा? रेसिस्टेंस जो होगा फिक्स होगा। कब तक फिक्स रहेगा हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए एक रेसिस्टेंस के लिए ये जो होगा कांस्टेंट फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना। किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर इसी चीज को हम लोग इसी तरह भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू, और I को नीचे भेज देंगे तो डेल्टा V बाई I, और यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाता है? रेसिस्टेंस का ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, ठीक है। उसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर R जो है, ऐसा लग रहा है इस वाली इक्वेशन से कि R जो है इस पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे R बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। डेल्टा V के प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस नहीं होता है। रेसिस्टेंस सिर्फ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ कंडक्टर पे, है ना। कंडक्टर पे वो ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे। ये ना ही V पे डिपेंड करेगा ना ही I पे। ये बात एकदम याद रखिएगा। इसको देखकर ऐसा नहीं समझिएगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस के ये प्रोपोर्शनल होता है ना।
आर डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन कंडक्टर। अब देखिए इसका डेल्टा भी और आई का स्लोप, क्या स्लोप से हम लोग जान लेंगे। अब इसको जरा ध्यान समझिए, हम कैसे बोल दिए कि डेल्टा भी आर जो होता है डेल्टा भी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। जरा देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग बनाए, ये डेल्टा भी इधर आई और ये वाला क्या है, हम बना दिए कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए स्लोप का मतलब होता है कि कितना एंगल बना रहा है, स्लोप यानी एंगल थीटा है ना, स्लोप मतलब एंगल थीटा। तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। कभी भी कोई भी चीज का स्लोप निकालना होता है उसका मतलब होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर समझिए यहाँ से यहाँ तक, अब मान लीजिए यहाँ पर x1 होगा और यहाँ जहाँ तक हम ले गए हैं x2 होगा, तो उसको नीचे लिख दिए x2 माइनस x1। इधर करंट का क्या होता है, यही होता है ना कि डेल्टा भी भैया यहीं से निकलता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो इसको परपेंडिकुलर वाले को ऊपर लिखेंगे y2 माइनस y1 ऊपर और नीचे x2 माइनस x1, ठीक है। और उसी को y2 को हम लोग v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग i2 माइनस i1, और यहीं से निकल के आ जाता है डेल्टा v बाई आई। ये क्या हुआ। अब यहाँ पर हम क्या बताए हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर सब बढ़ा, यहाँ पर करंट हम बढ़ाएं तो ये बढ़ा, चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बढ़ाते गए, आप करंट बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। आप करंट यहाँ बढ़ा रहे हैं लेकिन थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा ही आएगा क्योंकि यहाँ देखिए सब जगह सेम है ना। तो समझ जाइए कि ये जो होता है रेसिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल में नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं रेसिस्टेंस को थोड़ा और डिटेल में। रेसिस्टेंस में जब जाइएगा आप लोग तो उसमें क्या पढ़ना होता है कि मान लीजिए एक कंडक्टर है और उसका जो लेंथ है एल है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी वो खाली जगह, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। उसमें हम लोग आई करंट इसमें दौड़ा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। अब जरा देखिए यहीं से आप समझ जाइए कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मान लीजिए लेंथ जो है, अगर हम यहाँ पर लेंथ लिए हैं इतना और ये है लंबा वायर और ये है शॉर्ट वायर, अब यहाँ पर रेसिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ साथ रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ऐसे आ जाता है, ऐसे हटता है एल बाई ए, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं जब, तब क्या निकल जाता है, रो निकल जाता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि एक शॉर्ट वायर है, एक लॉन्ग वायर है। अब यहाँ पर इसका लंबा वाला जो वायर है, लंबा वाला वायर, इसमें जितना रेसिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, जितना बढ़ेगा लेंथ वायर का उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि करंट को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ रहा है, यहाँ से टिक 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 बहुत दूर तक, इसीलिए रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा। हमको कम, अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके दुकान है, वहाँ से कुछ खरीदना है, तो वहाँ आपको समय लगेगा और आप बोल दें कि यहाँ से 100 मीटर है, आराम से जाकर खरीद लो, कौन ज़्यादा नज़दीक है, 100 मीटर वाला वहाँ ज़्यादा समय लगेगा। वैसे समझ लीजिए ज़्यादा लॉन्ग वायर होगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस, ज़्यादा लॉन्ग वायर ज़्यादा रेसिस्टेंस। और साथ साथ रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब यहाँ पर एक और एरिया का एग्जाम्पल क्या है, ये एरिया का, ये लेंथ का। तो एरिया में मान लीजिए ये बड़ा है, अब एकदम बड़ा सा डब्बा है, बड़ा सा ऐसे डब्बा है गोल ऐसे, उसमें करंट जा रहा है, तो करंट एकदम नाचता हुआ टिंग 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 करके जाएगा। लेकिन एकदम छोटा सा एरिया होगा तो उसमें कैसे घुसेगा करंट, मतलब उसको जाने में दिक्कत होगा ना, एकदम परेशानी होगा। और एकदम पूरा खुला होगा तो आराम से टिंग 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 डांस करके चला जाएगा, है ना। तो ज़्यादा एरिया होगा तो कम रेसिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा एरिया कम रेसिस्टेंस, और जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये समझ लिया हम लोग। और उसका जो आता है कांस्टेंट, वो हटाकर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर ये रो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, उसका नाम है रेसिस्टिविटी, उसका नाम है क्या, रेसिस्टिविटी। डिपेंड अपॉन मटेरियल, और वो किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी मटेरियल पे। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, कंडक्टर पे, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। अब इसको ज़रा ध्यान से हम लोग समझेंगे। अब जैसा मटेरियल कम कहने का मतलब है, मान लीजिए कॉपर वायर है,
अब कॉपर वायर है, अब उसमें कितना भी लेंथ हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर, उससे मतलब नहीं है। रेसिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड हो रहा है। कॉपर वायर है, एक 5 मीटर का कॉपर वायर है, एक 10 मीटर का कॉपर वायर है, तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का है ना। लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, है ना, इसलिए। और एरिया पे ये हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है रेसिस्टिविटी का, तो ओम मीटर होता है। रेसिस्टिविटी का ओम मीटर क्या होता है, इसी को जब आप यहाँ पर एल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ए कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से रो का क्या मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगा। तो इसका क्या होता है, यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी का एक मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग जान लिए रेसिस्टिविटी के बारे में, अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हाँ, रेसिस्टिविटी, अब हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है कि मान लीजिए एक वायर है जिसका लेंथ है एल, एरिया है इतना, और एक वायर है जिसका लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका 2a है, तो इसका रेसिस्टेंस है इतना, तो दूसरे वाले का रेसिस्टेंस निकाल, तो कैसे निकालेंगे, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसको क्या बोले हैं अभी, फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, रो एल बाई ए, और इसका वैसे ही आर डैश रो एल बाई 2a, इसका 2a है ना, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर कॉपर का है, यहाँ पर कॉपर का है, तो रेसिस्टिविटी सेम हो, अभी बताएं रेसिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉपर, तो यहाँ पर आर कितना दिया है 4, और इधर कितना हो जाएगा रो एल बाई ए, ये सब हो जाएगा। अब उसके बाद रेसिस्टेंस यहाँ पर, अब यहाँ पर रो एल बाई ए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 को बाहर ले लिए और इसको अंदर, अब रो एल बाई ए यहाँ पर कितना दिया है 4, तो आर डैश इक्वल टू 1/2 इंटू रो एल बाई ए 4, तो 2 कट गया, तो कितना आ गया, आर डैश कितना आ गया, इतना ओम, ये कितना आ गया 2 ओम, है ना। अब ये वाला स्लाइड आपको सारा चीज समझ में आ गया, ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस। अब हम लोग रेसिस्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे से जान ली हम लोग, उसका यूनिट जाने, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो, और इसमें मैं आपको पूरा रिकेप करा दूंगा पहले वाले का, है ना। रेसिस्टिविटी जरा देखिए, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अभी बताया रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ, किसी भी चीज के मटेरियल पे चीज डिपेंड करता है, कि कोई चीज जिस चीज से बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर में 2 कंडीशन आ जाते हैं, कंडक्टर जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल में कॉपर ले लेते हैं, कॉपर में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, और साथ साथ रेसिस्टिविटी जब बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ रेसिस्टेंस अगर रो बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसका ग्राफ कंडक्टर में देखिए, रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के ये करके, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर के साथ ये कॉन्स्टेंटली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जितना ज्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। उसी के बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी कम होता है, इसमें ज्यादा हो रहा था लेकिन इसमें कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाएं रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें रेसिस्टिविटी कम होता है, और रेसिस्टिविटी कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। इसका ग्राफ ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग एलओएस में जब आते हैं, एलओएस का एग्जांपल मेगानेन, मेगानेन एक एग्जांपल है किसका, एलॉय का। अब यहाँ पर टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं होता है, 100% कांस्टेंट नहीं होता है, 95% हम लोग मान सकते हैं क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये ग्राफ, है ना। ये रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर में कैसा ग्राफ बनता है, तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ग्राफ बनाने के लिए 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद देखिए रेसिस्टेंस को ये रिकेप कर लीजिए, जैसे कि रेसिस्टेंस कितने चीजों पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे ये डिपेंड करेगा, लेंथ पे और एरिया पे हम लोगों ने पढ़ा। और रेसिस्टिविटी किस पे, एक तो मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, है ना। ये लेंथ पे, एरिया पे, अगर अभी मैंने एग्जांपल में पिछले ही बताया कि कॉपर मान लीजिए एक 2 मीटर का है, एक 10 मीटर का है, तो कॉपर है, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी को और थोड़ा अच्छे से समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान से यहाँ पर मान लीजिए एक बड़ा सा एक कोई
ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया और साथ साथ 1 मीटर लेंथ का एक हम वायर काट लिए, उसी में से 1 मीटर लेंथ का और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, वो काट लिए और काट करके हम लोग क्या कर दिए, एक सर्किट से कनेक्ट कर दिए और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 1 वोल्ट और उसमें हम लोग करंट मापे कितना जा रहा है उसमें करंट, तो मान लें कोई करंट जाएगा आई। उसके बाद हम लोग जब यहाँ से रेसिस्टेंस निकालते हैं, रेसिस्टेंस निकालने क्या होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ पर एल हमको दिया हुआ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 और यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर रेसिस्टेंस कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस निकल जाएगा जब हम लोग इसमें रखेंगे और इसमें एल दे दिया है ए दे दिया है, तब हम लोग पता चलेगा ये जो रो निकला है ना वो रेसिस्टेंस ही है, वो रेसिस्टेंस ही है। यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है, कोई पूछेगा रेसिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस है, कब जब वायर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि वाटर का रेसिस्टिविटी निकालिए, तो वाटर को क्या करना है, लेना है और वायर की तरह कर देना है और वायर की तरह करने के बाद अब कैसे भी करिए, आपका है, आपके हाथ में है, तो वायर को 1 मीटर लंबा और साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेसिस्टिविटी आएगा वो क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस ही होगा। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस ही है। समझ में आ गया। ये हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और ज्यादा भारी भी नहीं, बहुत आसान है। अब हम लोग चैप्टर के एंड में आ रहे हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो होता है सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए सर्किट है, सर्किट में रेजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर यानी रजिस्टर हमारे घर में जितने भी टीवी चलते हैं, मोबाइल है, जैसे मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, टीवी है, गीजर है, कूलर है, फ्रिज है, वो सारे चीजें क्या है, एक तरह समझिए रेसिस्टेंस कैरी करते हैं। रेसिस्टेंस जब भी करंट जाता है तो रेसिस्टेंस उनमें होता है, तो वो समझिए एक रेसिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए R1 और R2 दो रेजिस्टर लगे हुए हैं किसी सर्किट में, और इसमें जब करंट सेम जाता है ना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है सर्किट में और यहाँ से क्या हुआ, करंट निकला, टिक 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 यहाँ पहुंचा, है ना, पहले वाले रजिस्टर में पहुंचा। पहले वाले रजिस्टर में जितना करंट पहुंचा है, मान लीजिए 3 एम्पियर पहुंचा है, तो यहाँ जब आएगा रजिस्टर 2 में तो 4 एम्पियर हो जाएगा, नहीं 4 एम्पियर नहीं होगा, यहाँ 3 एम्पियर आया है करंट, तो यहाँ पर भी 3 एम्पियर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट आएगा तो इसमें भी 3 एम्पियर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। कब होता है ये, तो करंट सेम होता है किसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। दूसरा बात ये कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिफरेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या तो डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस या तो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए ये सेल जो है, ये सेल ऐसे समझिए माँ है, माँ यानी मॉम, मम्मी, तो ये इन रजिस्टर को ऐसे नहीं देखती है ये कि ये मतलब अपने बाल बच्चे को जो देखती है बराबर देखती है, ऐसा नहीं कि तुमको ज्यादा मानती है उसको कम मानती है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों को सेम देखती है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, एक इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ये दोनों को सेम देख रही है, तो इन दोनों को क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट ले लेते हैं, आर ई, इसी को आर ई मतलब आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को जोड़ करके, तो इन दोनों को जोड़ करके एक सर्किट बना दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जरा देखिए ये डिफरेंट होता है, यहाँ पर बस समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इन दोनों में डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, करंट सेम होता है। तो अब इसका जब कैसे निकलेगा सीरीज का जो ये फॉर्मूला निकाल जाता है कि आर आर इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और एन आर प्लस एन। तो यहाँ पर कैसे निकलता है वो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले एक सर्किट मान लीजिए और मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, यहाँ पर तो भी है, मान लीजिए यहाँ पर 12 है, अब इसमें 6 जाएगा, किसमें 4 जाएगा, किसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं, मतलब ऐसे एज्यूम करके नहीं बता सकते हैं, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं ना, तो हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग मान लिए कि इसमें V1 गया होगा, इसमें V2 गया होगा, इस वाले में तो V1 प्लस V2। अब ये इसका R1 रेसिस्टेंस है तो करंट तो आई गया होगा, तो IR1 प्लस IR2 दोनों का क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना V इक्वल टू IR, IR होता है, तो यहाँ पर I तो सेम है दोनों के लिए और रेसिस्टेंस अलग है, तो इसका R1
प्लस R2 है ना, V इक्वल टू, फिर यहाँ I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये सीरीज के लिए है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है तो करंट जो होता है डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल है कुछ V वोल्ट पोटेंशियल। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं 2 पॉइंट के बीच होता है। अब इन दोनों पॉइंट का हम लोग को पोटेंशियल देखना है, इन दोनों को पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का तो सेम ही रहेगा V। तो ये सारे रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R1 R2 और R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। तो यहाँ पर अलग क्या है, तो करंट। तो करंट जब यहाँ जाता है ना तो उसके 3 रास्ते मिलते हैं, ऐसा नहीं कि इस रास्ते में जाएगा, तीनों रास्ते में बढ़ जाता है, पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। तो उस वहां से अब क्या होगा, हम लोग उसका फॉर्मूला निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो मान लीजिए हम अभी बोले हैं कि वो माँ है तो सबको बराबर देखती है, ऐसा नहीं उसको कम देगी। तो इस तीनों को हम लोग एक बराबर करके देखते हैं। तो ये इक्विवेलेंट RE लिख दिए। अब यहाँ पर अलग क्या है, तो I करंट, I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद I को हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR। अब यहाँ से क्या हो सकता है, I इक्वल टू V बाई R हो सकता है। तो यहीं से क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ पर सब ये V कैंसिल हो जाएगा, इसमें से V कैंसिल, इसमें से कॉमन ले लेंगे ना हम V। अब ये कॉमन जब लेंगे तो इसको काट देगा, उसके बाद 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई 3। ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। आशा करते हैं ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने चैप्टर के, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के। अब आपका टॉपिक खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, साथ साथ सारे क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टॉपिक है और थोड़ा देर इंतजार कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब समझिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि एक बल्ब है, एक बल्ब में करंट आ गया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसका जो है V है, और कुछ समय के लिए उसको हम लोग जला के रखें, कोई बल्ब समझिए, उसका रेसिस्टेंस है R या रेसिस्टेंस है R, ठीक है। तो उसका एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, E इक्वल टू VIT, या अगर हम V को हटाना चाहते हैं, V नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, I स्क्वायर RT। यहाँ पर क्या हो जाता है, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, और यहाँ पर V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हम V को रखना चाहते हैं IT, ये तो सही है। अगर हम समझिए कि V को हटाना चाहते हैं तो I स्क्वायर RT आ जाएगा। अब कैसे हटाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर E इक्वल टू VIT है, ठीक है। अब V को हटाना चाहते हैं तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR होता है, सब इसी फॉर्मूला से हटेगा। अब इसको हम क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे इंटू I इंटू टी, तो I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। समझ में आया, हाँ। तो I स्क्वायर RT, अब V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को समझते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, अच्छा पावर हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही कि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर वर्क क्या होगा, एनर्जी के रूप में होगा। अब वर्क करेंगे तो एनर्जी खर्च होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी बाई टाइम हम लोग लिख सकते हैं, E बाई टी लिख सकते हैं। हाँ, अभी हम लोग पढ़े E का फॉर्मूला क्या होता है, VIT, तो VIT लिख दिए, और फिर यहाँ पर VIT जब लिखे और नीचे T, तो यहाँ T से T क्या हो गया, यहाँ T से T कैंसिल, तो बचा क्या, V। अब उसका पावर का भी फॉर्मूला 3 आ जाता है, पावर इक्वल टू VI। अब हमको V हटाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR इधर और इंटू I, तो I स्क्वायर R। वैसे यहाँ पर हम लोग हटाना है I, तो इसको I का फॉर्मूला हम रख देंगे V बाई R, और उसका यहाँ रख देंगे तो फिर I हट जाएगा। जिस तरह हम लोग फॉर्मूला रखना चाहें वैसा हो सकता है। ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब इसका कमर्शियल यूनिट में क्या यूज है, हमारे घरों में क्या यूज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जैसे कि आपके घर में मीटर लगा होगा, तो कभी भी आते हैं जब आपके बिल निकालने, तो वो यूनिट में आपका बिल करता है कि आपका 3 यूनिट चला है, 10 यूनिट चला है, 1000 यूनिट चला है। तो यूनिट क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए कि ये समझ लिए हम लोग, समझे पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। अगर इसी एनर्जी को हम लोग को जब निकालना था
तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं P कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि एक हीटर है, एक एग्जांपल समझिए कि एक हीटर है, हम लोग समझ रहे हैं कि मीटर में कैसे बिल काटा जाता है, कैसे उठता है आपका बिल। जैसे समझिए एक हीटर है, उसका पावर 2000 है, 2000 वाट। पावर किसका, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। यहाँ पर इसका होता है जूल, सिंपल सा, एनर्जी का होता है जूल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी। और पावर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाट में हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हीटर है, अब उसका पावर जो है 2000 है और टाइम लग रहा है 2 घंटा, 2 घंटा तक हम उसको चला रहे हैं। कोई एक हीटर है, उसको 2 घंटा तक चलाए हैं, तो कितना एनर्जी वो खर्च किया। तो एनर्जी हम लोग अभी पढ़े, क्या होगा यहाँ P इंटू टी, ये क्या होगा एनर्जी, तो P इंटू टी अभी पढ़े। तो एनर्जी हम लोग को निकालेंगे कि 4 यूनिट खर्च हुआ है। 4 किलोवाट आवर, बोलिए किलोवाट आवर इसका होता है, या बोलिए 4 यूनिट, दोनों सही है ना। और 4 जूल, है ना, दोनों सही है। उसके बाद देखिए एक और टॉपिक आता है इसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है कि करंट मतलब समझिए कि ये एक है वायर, ये बहुत हाई रेसिस्टेंस का वायर है। इसमें से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो बहुत उसको परेशानी हुआ, जिसके कारण ये जो वायर था वो बहुत गर्म हो गया। इलेक्ट्रिक करंट इस वाले से पास किया गया तो ये गर्म हो गया, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा था, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसका। रेसिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन यानी करंट में बाधा डालने वाला। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, है ना, मतलब रोकना। रेसिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, विरोध करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास किया गया बहुत देर तक, तो ये हाई रेसिस्टेंस कारण ये चीज गर्म हो गया, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस वहां से कि मान लीजिए कि यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, पूछा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सिंपल सा है कि जब आई एम्पियर का करंट किसी वायर में फ्लो करता है, आई एम्पियर का करंट किसी वायर में फ्लो करता है जिसका रेसिस्टेंस आर ओम होता है, जिसका रेसिस्टेंस आर ओम होता है और टी सेकेंड के लिए फ्लो करता है, तो उसका जो हीट प्रोड्यूस हुआ, इस जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, जो भी कंडक्टर दिया होगा, उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इसको आप दूसरे रूप में, जैसे यही सेम चीज है आई स्क्वायर आर इंटू टी, उसको बाद में एनर्जी बोल दिया। हीट जो प्रोड्यूस हो क्या है, एक प्रकार का एनर्जी हुआ ना, वो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ना, उसी को उस रूप में, तो उसी को बोल दिया जाता है दूसरे भाषा में कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको बुलाते हैं, है ना। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल दिया। व्हेन अ करंट ऑफ आई एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम फॉर टाइम टी सेकंड, देन हीट प्रोड्यूस्ड बाय द वायर इज गिवन बाय H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यहाँ पर क्या होता है, H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। ये आपका पूरा जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म हो गया। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क में आप ये बताइएगा कि यहाँ पर 4 ओम ये रेसिस्टेंस है, ये 4 ओम है, और नहीं ये 6 ओम है, ये 8 ओम है। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट ये आपका होमवर्क है, बना के कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। आशा करते हैं आपको पूरे अच्छे से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताएं, सारा आपका जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे, क्वेश्चन बन सकते थे, वही मैंने बताया। आपका पढ़ाई अभी नहीं रुकना चाहिए, जितना भी अगर सिलेबस आपका बाकी है तो जल्दी से उसको कंप्लीट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।